नवीन ग्लोबल स्टडी में एक बार फिर से आपका बहुत वेलकम है। मैं हूं नवीन कुशवाहा। तो चलिए जीवनी के सेशन में आपको लिए चलता हूं और आज जानते हैं कि वारेंद्र कुमार घोष जी का जीवन परिचय कैसा था। दोस्तों, उन्होंने जीवन में क्या कुछ खास किया था। दोस्तों ये हैं वारेंद्र कुमार घोष। दोस्तों यह अरविंद घोष के ही छोटे भाई थे। डॉक्टर कृष्णधन घोष के दूसरे पुत्र। पिता अंग्रेजी विचारधारा के पोषक थे और उनका मानना था कि अंग्रेजों के शासन के कारण ही हिंदुस्तानी लोगों को विकास करने का ज़्यादा अवसर प्राप्त हो पाया है। दोस्तों यही कारण था कि वे अपने पुत्रों में अंग्रेजी की तमाम संस्कारों को स्थापित कर देना चाहते थे। पेशे से वह सरकारी अस्पताल में शल्य चिकित्सक के पद पर थे और उनकी प्रतिभा अप्रीतम थी। लेकिन आपकी संतान भी आपकी ही सोच का अनुकरण करे, यह आवश्यक नहीं है। अरविंद एवं वारेंद्र का जीवन इसी सच का उद्घाटन है कि प्रत्येक व्यक्ति देश काल परिस्थिति और निजी सोच क्रम से अपने जीवन की दशा और दिशा तय करता है। दोस्तों बेशक पिता ने बड़े पुत्र अरविंद को 7 वर्ष की उम्र में ही इंग्लैंड में इस कारण भेजा था कि छोटी आयु में वह अंग्रेजों के संस्कार व भाषा आत्मसात कर ले। तब साथ में उनकी गर्भवती पत्नी भी पुत्र अरविंद के साथ थी। पिता सोचते थे कि गर्भवती पत्नी से जब बच्चा इंग्लैंड में जन्मेगा तो यह स्वाभाविक रूप से पूर्ण अंग्रेज ही बनेगा, लेकिन वह यह भूल गए कि भारतीय संस्कृति में विधाता का दखल किस हद तक है। वहाँ अंग्रेजियत का कोई बस नहीं चलता है, क्योंकि विधाता के लेख व प्रारब्ध के कर्म से कोई अछूता नहीं रह सकता। फिर भी कोई चाहे जो जुगत भी डाले। वारेंद्र का जन्म सन 1880 में इंग्लैंड में हुआ। पिता की अभिलाषा थी कि दोनों भाइयों को शिक्षा एवं परवरिश द्वारा माकूल रूप से अंग्रेज बना दिए जाएं, किंतु 1885 में वारेंद्र का भारत आगमन हुआ। इस समय तक वह लंदन में रहे थे। पिता के साथ वह खुलना जिले में बंगाल आ गए। पिता ने भारत में भी उन्हें अंग्रेज बनाने की कवायद को जारी रखा। साथ ही बड़े पुत्र अरविंद घोष को ICS बनने के लिए भी प्रेरित किया था। अरविंद प्रतिभाशाली और लगन के पक्के थे। वह प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे और उसमें सफल भी हुए। पिता को अपना ख्वाब पूरा होता नजर आया। तब ICS भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति रौब-दाब की प्रकाष्ठा मानी जाती थी, किंतु अरविंद घोष असाधारण शख्स थे। दोस्तों वह इस नियुक्ति के लिए जरूरी घुड़सवारी की परीक्षा जानबूझकर अनुत्तीर्ण हो गए, क्योंकि वह इस पद पर नियुक्त ही नहीं होना चाहते थे। वारेंद्र कुमार घोष जब 12 वर्ष के हुए तो पिता की अभय छाया से वंचित हो गए। दोस्तों लेकिन भारतीय दर्शन में बड़े भाई को भी पिता तुल्य माना गया है। इस कारण वारेंद्र पर बड़े भाई अरविंद घोष का प्रभाव परिलक्षित होने लगा। पिता की सोच से जुड़े संस्कार अब एक एक करके समाप्त होने लगे थे, क्योंकि सानिध्य का प्रभाव निष्क्रिय सोच से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। दोस्तों यही कारण है कि वारेंद्र ने बड़े भाई के पदचिन्हों का अनुसरण किया। अरविंद घोष की प्रतिभा व्यापक थी। उनकी पकड़ अंग्रेजी पर तो बढ़िया थी ही, फ्रांसीसी, लैटिन और ग्रीक भाषा में भी निष्णात थे। सन 1893 में वह बड़ौदा नरेश के निजी सचिव के रूप में कार्य करने लगे। कुछ समय बाद उनकी रुचि को देखते हुए उन्हें बड़ौदा कॉलेज का उप आचार्य का पद प्रदान किया गया। वारेंद्र का भी तब बड़ौदा में ही प्रवास था। उन्हें संगीत का शौक था। वह गाते भी बढ़िया थे और सितार भी बढ़िया बजाते थे। अरविंद कवि थे और स्वप्न दृष्टा भी थे। इस प्रकार दोनों भाइयों का जीवन गतिशील हो रहा था। जब राजनीतिक चेतना जागी, वह दौर था जब संपूर्ण भारत में राजनीतिक चेतना का अभ्युदय हो रहा था। सन 1875 में आर्य समाज का गठन हुआ था। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सन 1900 में स्वामी श्रद्धानंद, तब महात्मा मुंशी राम के राष्ट्रीय शिक्षानालय गुरुकुल की स्थापना की गई थी। बंगाल में भारी परिवर्तन हो रहा था। अरविंद और वारेंद्र दोनों ही इस परिवर्तन की जद में आ गए। दोस्तों उन्हें लगा कि शस्त्र क्रांति करके ही अंग्रेजों को हराया जा सकता है। आखिर शिवाजी ने भी तो मुगलों से लोहा ही लिया था, तो उस समय बेहद शक्तिशाली माने जाते थे। शांत जीवन में परिवर्तन। दोस्तों यह विचार किया जाए तो लगता है कि दोनों भाइयों का जीवन तब उपलब्धियों और शांति से पूर्ण था, क्योंकि कॉलेज के उप आचार्य का पद बेहद सम्मानित, प्रिय और धन देने वाला था। कविता लिखते और गीत गाते हुए दोनों भाइयों का जीवन आराम से गुजर सकता था, किंतु होनी को कुछ
और ही मंजूर था। सन 1903 में वारेंद्र इस उद्देश्य से बंगाल गए कि यदि वहां माकूल साथी मिले तो शस्त्र क्रांति के लिए दल तैयार किया जाए, किंतु बात नहीं बनी। अभी माहौल में बगावत की वैसी पौध तैयार नहीं हुई थी जैसी वारेंद्र चाहते थे। बंगाल विभाजन। सन 1905-06 में लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सहूलियत के नाम पर बंगाल को 2 भागों में विभक्त कर दिया। दोस्तों, बंगालियों ने इस अपनी निजता पर आघात माना और बंगाल को फिर से एक करने के लिए भीषण आंदोलन छेड़ दिया। दोस्तों, तब वारेंद्र घोष बंगाल आ गए। उन्होंने कलकत्ता में एक आश्रम स्थापित किया। उस आश्रम में युवाओं को धर्म, कर्म, आसन, प्राणायाम के साथ साथ न केवल व्यायाम सिखाया जाता था बल्कि लाठी, तलवार, अन्य शस्त्रों को भी अभ्यास कराया जाता था। दोस्तों, सबल शरीर में ही सबल आत्मा रह सकती है। इस विचार से पोषित युवाओं को राजनीतिक व अध्यात्म तथा धर्म की शिक्षा दी जाने लगी। युगांतर मासिक पत्र। प्रत्येक आंदोलन के लिए विचारों का प्रदर्शन आवश्यक होता है। वारेंद्र ने इस सच्चाई का अनुसरण में सन 1907 में युगांतर नामक मासिक पत्रिका निकाला। यह इतना जनप्रिय हुआ कि एक वर्ष में ही इसकी प्रसार संख्या 20,000 तक जा पहुंची। इसके संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त करते थे, जो स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे। उनके ओजस्वी एवं उत्तेजक लेखों ने मासिक पत्र के पाठकों को अपने लोकप्रिय बना दिया। इस पत्र के पाठक युवा ज़्यादा थे। वारेंद्र क्रांति की उपासना कर रहे थे, किंतु यह क्रांति का आरंभ ही था। वह युगांतर के माध्यम से युवाओं में चेतना का संचार कर रहे थे, किंतु चेतना को सार्थक उद्देश्य देने के लिए आश्रम में वन बनाने का अभ्यास प्रारंभ कर दिया गया। मुंबई में विक्टोरिया क्लिनिक इंस्टीट्यूट से शिक्षा प्राप्त कर उल्लास दत्त बम बनाने के कार्य आरंभ किया। इस नौजवान हेमचंद्र दास कानूनगो तो अपनी जायदाद बेचकर बम बनाना सीखने के लिए फ्रांस तक चले गए। वहां से बम बनाना सीखकर लौटे और आश्रम के युवाओं को भी सिखाने लगे। यह थी क्रांति की उपासना। तदंतर पिस्तौल व रिवॉल्वर जैसे शस्त्रों को भी शक्ति यज्ञ में शरीक किया गया, किंतु शक्ति यज्ञ की अग्नि में आहुति अर्पित करते समय प्रत्येक साधक को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि शक्ति यज्ञ में अपने और पराये में कोई भेद नहीं करता। मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड बच गया। कोलकाता का प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों को बेहद कठोर सजाएं देने के लिए कुख्यात हो गया था। क्रांतिकारी उसकी हत्या के फिराक में थे। दोस्तों, इस कारण उसे मुजफ्फरपुर भेज दिया गया, किंतु वहां भी उस पर बम से घात करने का प्रयास किया गया। दुर्भाग्य से क्रांतिकारियों ने जिस किंग्सफोर्ड की बगी समझा वह एक अंग्रेज वकील की बगी थी। दोस्तों, उसमें अंग्रेज वकील की पत्नी व पुत्री बैठी थी जो बम से मारी गई। इस प्रसंग में खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई, किंतु अंग्रेज बदला लेने पर उतर आए। क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी। बौखलाई अंग्रेजी हुकूमत ने जवाबी कार्रवाई की। निर्दोष की हत्या से अंग्रेजी सरकार को बढ़िया बहाना मिल गया। उसने धड़ाधड़ गिरफ्तारी आरंभ कर दी। वीरेंद्र घोष, अरविंद घोष, उल्लास दत्त, उपेंद्र नाथ बनर्जी, इंदु भूषण रे, हेमचंद्र दास, कन्हैयालाल दत्त आदि 20 व्यक्ति पकड़े गए। अनेक ऐसे लोग भी पकड़े गए जिनका क्रांतिकारी से कोई रिश्ता नहीं था, किंतु उन पर अंग्रेजी हुकूमत जो क्रांतिकारी होने का शक भर ही था। वारंट की स्वीकारोक्ति। क्रांति के पथ पर कोमल जज्बातों हेतु कोई स्थान नहीं होना चाहिए, किंतु कुछ लोग कोमल जज्बातों से अनुशासित होते हैं, वे उसका नतीजा भी पाते हैं। संगीत प्रेमी वारेंद्र घोष के हृदय में यह विचार आया कि गेहूं के साथ घून भी पिस रहा है, अर्थात बेगुनाह व निरपराध लोग भी पकड़े जा रहे हैं, जिन्होंने कुछ किया भी नहीं है, जिन्हें कुछ पता भी नहीं है, उनसे पूछा जा रहा है अपने साथियों के नाम बताओ। सच्चाई का पता के उद्देश्य से उन्हें नाना प्रकार की यात्राएं दी जा रही है। इससे व्यथित होकर वारेंद्र ने पुलिस के समक्ष एक बयान दे दिया, जिसमें तमाम रहस्यों की परतें खोल दी गई। उन्होंने स्वीकारा, हमने 14-15 नौजवान का दल खड़ा किया था। क्रांति के लिए हमने हथियार एकत्रित किए थे। हमारे पास 11 पिस्तौल, 4 राइफलें व 1 बंदूक थी। उल्लासकर दत्त अपने घर पर बम बनाया करते थे। बाद में 32 मुरारी पुकर मार्ग वाले मकान में भी बम बनाने का कार्य आरंभ किया गया। पेरिस से बम बनाना सीखकर आए हेमचंद कानूनगो भी हमारे दल के में ही थे। इस मुकदमे को अलीपुर बम कांड नाम दिया गया। इसमें सत्र न्यायाधीश श्री CP ब्रिजकास्ट की अदालत में 34 आरोपियों पर महाअभियोग चला गया, जिसमें से कुछ माफी मांगकर सरकारी गवाह बने। वारेंद्र के बयान से न्यायाधीश हेतु आरोपियों को सजा सुनाना सुगम हो गया। 6 मई 1909 को वारेंद्र कुमार घोष, उल्लास दत्त और उपेंद्र नाथ बनर्जी को
फांसी की सजा सुनाई गई, जो अपील में जाने के पश्चात कम करके काला पानी की सजा में बदल दी गई। उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, ऋषिकेश विभूति, वारेंद्र सेन, सुधीर, शैलेंद्र बसु, हेमचंद्र दास कानूनगो, अविनाश इंद्र नंदी को ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई। अन्य कई लोगों को अलग अलग कांड में सजा हुई। उन्हें अंडमान के कुख्यात जेल सेल्युलर कोठरिया में भेज दिया गया। सन 1920 में वारेंद्र घोष भारत लाए गए। जेल से रिहा होने के बाद वह कुछ समय पांडिचेरी के अरविंद आश्रम में भी रहे। उन्होंने अपने कारावास का वृत्तांत मेरी निर्वासन कथा में बयान किया है। सन 1858 में आज़ाद भारत को अपनी आत्मा में महसूस करके वो कलकत्ता में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों ये थे वारेंद्र कुमार घोष का जीवन परिचय। आपको कैसा लगा आप अपने उत्तर कमेंट में जरूर पोस्ट करें और अपना आप बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।